ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक रूल किया। और वो ये रूल क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने कौन सी पॉलिसी ऑप्ट की थी? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ऑप्ट की थी। बट सरप्राइजिंगली इवन आफ्टर नोइंग दिस कि ये पॉलिसी कितनी काम करती है, आज भी सेम पॉलिसी यूज़ की जा रही है। बट आज ये पॉलिसी कौन यूज़ कर रहा है? हमारे पॉलिटिशियंस यूज़ कर रहे हैं। और वो किस बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर रहे हैं? रिलीजन के बेसिस पर। जी हाँ, वो रिलीजन को यूज़ करके लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। बिकॉज ये जो रिलीजन है, इससे सभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं। कोई भी पर्सन ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि उसके रिलीजन के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की जाए, उसके बिलीफ के साथ जो है किसी भी तरीके का चेंज किया जाए या कुछ भी किया जाए। तो इससे सभी लोग जो हैं बहुत गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, फियर में आ जाते हैं कि उनके रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है। तो इसीलिए ये सबसे ईजी वे है टू डिवाइड पीपल, टू टारगेट पीपल। और आज के हमारे वीडियो में हम उन्हीं कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स की बात करेंगे जहाँ पर पॉलिटिशियंस ने इसी रिलीजन को यूज़ करके जो है अपनी चीज़ें मनवाई हैं, लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़ा कर दिया है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड के अंदर जो रिलीजन सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है वो है क्रिश्चियन। अब 2019 के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है उसने प्रपोज किया था एक बिल विच इज़ दी बैन ऑन काउ स्लॉटर एक्ट 2019। तो ये जो बिल है, ये जो लॉ है, ये क्या कहता था कि कोई भी पर्सन जो है ना तो बीफ जो है उसे बेच सकता है, ना ही बीफ से बने हुए कोई प्रोडक्ट जो है उन्हें बेच सकता है। तो कोई भी पर्सन अगर ऐसा कुछ भी कर रहा है या बीफ बेच रहा है या बीफ से बने हुए प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो उस केस में उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी। ये जो पनिशमेंट है वो 10 साल की जेल हो सकती है। उसके अलावा उस पर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है अप टू 1 लाख। बट जो नागालैंड है उसने इस बिल को, इस लॉ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब इन जनरल हम देखें तो इंडिया के अंदर काऊ को लेके, गाय को लेके अगर कोई कुछ भी कह दे तो उसे एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट नागालैंड ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा वो कैसे कर पाए? वो भी इंडिया के अंदर शामिल होके, इंडिया में रह के। तो ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास है आर्टिकल 371A। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो आर्टिकल 371A है वो प्रोटेक्ट करता है नागालैंड की जो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनको। तो वहाँ पे जो नागाज़ हैं, जो ये कम्युनिटी है, उनकी जो भी रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और उसी के चलते उन्होंने मना कर दिया कि हम इस बिल को, हम इस लॉ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी के चलते जो नागालैंड कैबिनेट है उसने परमिशन भी नहीं दी है फॉर द प्रपोज्ड गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा, जो कि कोहिमा में होने वाली थी। बेसिकली जो ये यात्रा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो प्रमोट कर रहे हैं द नेशन वाइड बैन ऑन काउ स्लॉटर इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। बट नागालैंड का ये जो ऑर्डर है इसे देख के मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी कि इंडिया में कोई एक ऐसा स्टेट भी है जो कि इस लॉ के अगेंस्ट है और इस तरीके की यात्रा को प्रमोट करने नहीं देना चाहता। थैंकफुली ये सब करने के बाद भी जो नागालैंड है वो अभी भी इंडिया का पार्ट है, क्योंकि जिस तरीके की इंटॉलरेंस है रिलीजन को लेके, काउ स्लॉटर को लेके, ये सिर्फ आर्टिकल 371A ही है जिसकी वजह से जो नागालैंड है वो अपने आप को बचा पाया है। तो एक तरफ नागालैंड है जहाँ पर इस तरीके के लॉ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जा रहा है, वो इस लॉ के अगेंस्ट है, काउ स्लॉटर के लॉ के अगेंस्ट है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ इसी काऊ के घी को लेके जो है हंगामा मचा हुआ है। और वो हंगामा कहाँ मचा हुआ है? तिरुपति के मंदिर के अंदर। तो आंध्र प्रदेश का जो ये तिरुपति टेम्पल है, अगर हम इसकी बात करें तो वहाँ बिल्कुल ही ऑपोजिट इशू पे पॉलिटिक्स हो रही है। सो अब अगर हम इस इशू को पूरी तरीके से शुरू से समझते हैं तो ये जो तिरुमला वेंकटेश्वरा टेम्पल है, जिसे हम तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, ये एक बहुत ही फेमस हिंदू टेम्पल है इन दी तिरुमला हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पर हर रोज़ 50,000 to 1 लाख पीपल जो हैं इस मंदिर में विज़िट करने आते हैं। तो ये सिर्फ मंदिर ही पॉपुलर नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ पॉपुलर है, वो है तिरुमला लड्डू, जिसे हम श्रीवरी लड्डू भी कहते हैं।
तो ये जो तिरुपति का ये जो लड्डू है वो वहाँ के जो गॉड हैं उन्हें 300 ईयर्स से ऑफ़र किया जा रहा है और ये माना जाता है कि ये लड्डू इन गॉड का फेवरेट था जिन्हें हम विष्णु गॉड की तरह जो है प्रे करते हैं। बट इस समय ये जो लड्डू है ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। अब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई? तो आंध्र प्रदेश में जो करंट गवर्नमेंट है ऑफ चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने क्लेम किया कि इस लड्डू को बनाने के लिए एनिमल फैट जो है यूज़ किया जा रहा है। और ये कब हो रहा था? जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी YS जगन मोहन रेड्डी की, जब वो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, उस टाइम पर जब ये लड्डू बनाया जाता था तो एनिमल फैट यूज़ किया जाता था। और जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है तब से एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। जो डिवोटीज़ हैं वो अपने आप को चीटेड फील कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि ये सब जो भी क्लेम्स वो कर रहे हैं इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ अ लैब रिपोर्ट। अब अगर हम इस लैब रिपोर्ट को देखें तो इसे देखने के बाद, इसके बारे में पढ़ने के बाद आई हैड फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्या आंध्र प्रदेश में कोई भी लैब नहीं है लड्डू को चेक करने के लिए? जो कि इस लड्डू को कहाँ भेजा गया? गुजरात भेजा गया। जी हाँ, गुजरात की एक लैब के अंदर इस लड्डू के बारे में जो है पूरा चीज़ देखी गई है कि लड्डू किस चीज़ से बना है। चलो इस बात को छोड़ दो, लोग कह सकते हैं कि नहीं आंध्र प्रदेश में ही चेक होती तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट है वो शायद किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती, इसीलिए हमने गुजरात की लैब में भेज दिया। वो बात अलग है, आंध्र प्रदेश में बहुत सारी लैब्स हैं। ओके फाइन, ठीक है, हम इस लैब रिपोर्ट को बिल्कुल सही मानते हैं कि जो भी फाइंडिंग्स इसमें आई हैं सही हैं। बट इस लैब रिपोर्ट के अंदर ही कहीं पर भी ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि इस लड्डू को बनाने के लिए एनिमल फैट या फिर जो फ़िश ऑयल कहा जा रहा है उसे यूज़ किया गया है। ऐसा हो सकता है कि फ़िश ऑयल हो क्योंकि जो घी यूज़ किया गया है, जो ऑयल यूज़ किया गया है वो एडल्ट्रेटेड है। तो उस केस में जो है ये माना जा सकता है कि ये जो भी कैटेगरीज़ आपको दिख रही हैं इसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर, इसमें से कुछ भी हो सकता है। पाम ऑयल भी हो सकता है, फ़िश ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी चांसेस हैं कि ये जो भी रिपोर्ट में लिखा है ये फाइंडिंग्स बिल्कुल ही गलत हो सकती हैं, तो ये भी चांसेस हैं। बट बिफोर गेटिंग डीप इनटू दिस रिपोर्ट, क्या हेडलाइंस बनी कि तिरुपति के जो लड्डू हैं उसके अंदर एनिमल फैट है और जो हमारे डिवोटीज़ हैं जो मंदिर को विज़िट करते हैं उन लोगों ने क्या माना कि हाँ लड्डू के अंदर फ़िश ऑयल है, उसके अंदर जो है एनिमल फैट यूज़ किया है। अब अगर रिपोर्ट को समझा जाए, इसके बारे में डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जब ये पूरी तरीके से प्रूफ हो जाए कि हाँ इसमें है, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है, तभी हमें इस तरीके के जो हम क्लेम्स करते हैं वो करने चाहिए। क्योंकि इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं उस मंदिर को लेके, उस टेम्पल को लेके, जिसको साथ हमने जो है छेड़छाड़ की है। अब लोग नाराज़ हैं, दे आर फीलिंग चीटेड कि हमने भी शायद जो है वो कर लिया। इनफैक्ट अब लोगों का कहना है कि लड्डू के अंदर टोबैको भी है, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें टोबैको मिला। तो इस तरीके से ये जो पूरा इशू है जो पॉलिटिकल राइवल्स ने स्टार्ट किया और अब इसका सेंटर कौन बन गए हैं? इनोसेंट डिवोटीज़ बन गए हैं। तो ये तो हो गया दूसरा ऐसा इशू जहाँ पर पॉलिटिक्स और रिलीजन जो है एक दूसरे से मिक्स हो गए और इससे सबसे ज़्यादा किस पे अफेक्ट पड़ा? जो डिवोटीज़ हैं उस पर अफेक्ट पड़ा। क्योंकि अब एक और क्लेम किया जा रहा है और वो ये है कि जिन लड्डुओं का लैब रिपोर्ट में टेस्टिंग हुई थी वो एक्चुअली रिजेक्टेड स्लॉट था। जी हाँ, वो कभी तिरुपति मंदिर में गया ही नहीं, उन्हें कभी कंज्यूम किया ही नहीं, वो लॉट था जिसे रिजेक्ट कर दिया था। अब इसके बाद जो डिवोटीज़ हैं जो इतना अफेक्ट हुए वो वापस से कन्फ्यूजन में है कि क्या सही है और कौन सही है। अब हम चलते हैं तीसरे इंसिडेंट की तरफ जो कि हुआ था कहाँ पर? असम के अंदर। वैसे असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें एक रिलीजन से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो बार बार इस चीज़ को जो है दोहराते रहते हैं। तो रिसेंटली उन्होंने क्या किया था, असम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड्स देखने को मिले। वो बात अलग है कि हर साल वहाँ पर फ्लड्स होते हैं और हर साल की तरह कोई भी तैयारी नहीं की जा रही होती है कि उन फ्लड से कैसे डील करना है।
बट इस बार उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ करी, वो ये थी कि असम के फ्लडिंग की जो पूरी प्रॉब्लम है वो किसके ऊपर डाल दी, एक यूनिवर्सिटी के ऊपर डाल दी। जी हाँ, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी को रिलीजियस ग्राउंड्स पे टारगेट किया और ये कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो असम की फ्लडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और नेम दिया फ्लड जिहाद। अब जिस नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, ये यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अकेली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि NIRF रैंकिंग में आई थी। बट हिमंता के कमेंट्स की वजह से अब इस यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट में काफ़ी कमी आई है। अब आप ही बताइए कि इस तरीके से रिलीजियस ग्राउंड्स पर एक अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना क्या सही है? क्योंकि ये जो तीनों इंस्टेंसेस हैं जो मैंने शेयर किए, उसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन मिक्स्ड हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने रिलीजन को यूज़ करके, लोगों के रिलीजियस बिलीव्स को यूज़ करके उन्हें आपस में डिवाइड कर दिया, एक दूसरे के अगेंस्ट जो है खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। और इस तरीके के स्टेटमेंट्स देखे, इस तरीके के न्यूज़ को पॉपुलर करके क्या होता है, जो कंट्री के मेजर इश्यूज़ हैं, मेन प्रॉब्लम्स हैं, जिससे सभी लोग डील कर रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरीके से रिलीजन को यूज़ करके, लोगों के रिलीजियस बिलीव्स को यूज़ करके लोगों को भटकाते हैं कंट्री के मेन इश्यूज से, मेन प्रॉब्लम से? तो आपका इस बारे में क्या सोचना है, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।